सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर. सो लेट्स स्टार्ट. How many times do you push or pull something every day? When you open a drawer, you are pulling. When you close a drawer, you are pushing. Lifting your school bag is pulling. आप जो भी जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई काम करते हैं, तो आप उस टाइम या तो पुल करते हो या तो किसी चीज को खींचते हो या पुश करते मीन्स उसको धकेलते हो. तो जैसे कि आप कोई ड्रॉर, अलमीरा में कोई ड्रॉर खोल रहे हो, तो उस टाइम आप क्या कर रहे हो? पुलिंग कर रहे हो, उसको बाहर की तरफ खींच रहे हो. और जब आप गेट को बंद कर रहे हो या फिर उस ड्रॉर को बंद कर रहे हो, उसको क्लोज कर रहे हो, तो हम उसको अंदर की तरफ धकेलते हैं. तो वो क्या है? हमारा एक्शन पुशिंग. जब आप किसी चीज को खींचते हो तो उस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? पुलिंग. और जब आप किसी चीज को अंदर की तरफ धकेलते हो, उसे क्लोज करते हो, तो उसको हम उस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? पुशिंग. जब आप अपना स्कूल बैग उठा रहे हो तो उसको आप क्या कर रहे हो? लिफ्ट कर रहे हो. तो लिफ्टिंग भी हमारा क्या है? पुलिंग में है. अभी आपको पिक्चर्स दिखाई हुई है, इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें जो भी वर्क हो रहा है उसमें पुलिंग हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, पुलिंग हो रहा है या फिर पुशिंग हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी फर्स्ट पिक्चर है उसमें ये जो पर्सन है ये बोट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है. तो इस एक्शन में ये क्या कर रहा है? पुल कर रहा है. सेकंड में आपको दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, ये मैन या बॉय जो है, ये सूटकेस को उठा रहा है, तो लिफ्ट कर रहा है. आपने पढ़ा लिफ्टिंग भी क्या है? पुलिंग. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? आपका पुलिंग हो रहा है. इसमें आपको दिख रहा है कि जो हॉर्स है वो इस कार्ट को आगे की तरफ खींच रहा है, मतलब पुल कर रहा है. तो इसमें भी क्या है? आपका पुलिंग. नाउ इस सेकंड में आपको दिख रहा है, अब इसमें इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो गर्ल है या बॉय है, ये इस डोर को अंदर अंदर की तरफ खोल रहा है. तो इसको क्या कर रहा है? बाहर से पुश कर रहा है. इसको ओपन करने के लिए इसको क्या कर रहा है? ये पुश कर रहा है. इस पिक्चर में आपको दिख रहा है जो बॉय है ये इस फुटबॉल को क्या कर रहे हैं? किक कर रहे हैं. तो किकिंग भी क्या है? एक तरह का एग्जाम्पल ऑफ पुशिंग है. अब इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ये जो डॉग्स है, ये एक पीस ऑफ जो क्लॉथ है ये एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं. तो इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? आपका पुलिंग हो रहा है. दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं. अब नेक्स्ट में आपको दिख रहा है ये जो पर्सन है, ये जो मैन है, इस कार को क्या कर रहा है? धकेल रहा है. मीन्स इसमें क्या कर रहा है? ये पुशिंग कर रहा है. नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि ये गर्ल जो है अब इस डोर को अंदर के बाहर की तरफ खींच रही है, मतलब इसको क्या कर रही है? पुल कर रही है. जब डोर को वो अंदर की तरफ कर रही थी, ऊपर वाली पिक्चर में वो उसको पुश कर रही थी, और सेकंड पिक्चर में ये इसको क्या कर रही है? पुल कर रही है. तो ऐसे आप एक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो पुश है या फिर पुल है. नाउ आपकी एक्टिविटी 1 में भी बोला है दैट इज टू आइडेंटिफाई एनी एक्शन एज पुल और पुश. की जो आपने एक्शंस अभी पढ़े हैं, इस सारे जो आपने पिक्चर में देखे थे, इनको हमें आइडेंटिफाई करना था कि ये सारे जो एक्शंस है वो आपके पुल थे या पुश थे, जो एक्टिविटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यू विल नोटिस दैट ईच ऑफ दीज एक्शन इज आइदर अ पुल और अ पुश. आपने नोटिस किया कि ये सारे एक्शंस में या तो वहां पे पुश हो रहा था या फिर पुल हो रहा था. Pushes and pulls are force. The direction in which an object is pushed or pulled is called the direction of the force. तो यहाँ पे जो पुश और पुल हो रहा था ये क्या थे? एग्जाम्पल ऑफ फोर्स थे. और जिस भी डायरेक्शन में आप उसको पुल करना चाहते हो या उसको पुश करना चाहते हो, वो क्या है? उस फोर्स की डायरेक्शन है. We apply force to perform various activities. To lift a glass of water, to ride a bicycle, to push the switch of a TV set, to put it on, और to open a car drawer to get in. अब आपने अपना पानी का ग्लास उठाया तो आपने उसको क्या किया? लिफ्ट कर दिया है. तो वो भी क्या एग्जांपल ऑफ फोर्स है, उसमें भी आपने उसको पुल किया है. आप बाईसाइकिल को राइड कर रहे हो तो आप उसमें पेडल्स को क्या करते हो? पुश करते हो, जिसकी वजह से आपकी बाईसाइकिल राइड हो रही है या फिर आगे चल रही है, एक्शन में है. तो ये सारे क्या है? आपके पुश और पुल के एग्जाम्पल, जिनको हम क्या बोलते हैं? फोर्स. फोर्स इज अप्लाइड बाय इंट्रैक्शन. अब कोई भी फोर्स है वो इंट्रैक्शन की हेल्प से ही होता है. जब दो चीजों में आपस में इंट्रैक्शन होगा, यू हैव टू इंट्रैक्ट विद द डोर
इट विल नॉट ओपन बाय इटसेल्फ। अगर आपको डोर को ओपन करना है या क्लोज करना है तो आपको उसके साथ क्या करने का, आपके उसके साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप डोर के सामने खड़े हो जाओ तो वो अपने आप तो ओपन होगा नहीं। By applying force on it to make it open, the two dogs in figure 11.1 are pulling at each other to apply force. They have also pulling force by interacting with each other. What about the other situation in figure 11.1? Can you say which object are interacting to apply force? We therefore conclude that object must interact with each other for a force to come into play. अब हमने देखा कि जो फोर्स, अगर आप किसी भी, जैसे डॉग्स वाला एग्जांपल था कि वो एक क्लोथ को एक दूसरे की तरफ पुल कर रहे थे, तो वो भी क्या है, इंट्रैक्शन में है, क्लोथ की हेल्प में। अगर क्लोथ के कांटेक्ट में नहीं होते, अगर दूसरा जो डॉग है वो क्लोथ के कांटेक्ट में नहीं होता, उसको छोड़ दे, तो क्या वो उसको पुल कर पाएगा? नहीं करेगा। इसलिए जितनी भी आपने पुल या पुश के एग्जांपल देखे थे, उनको हमें पुश या पुल करने के लिए उनके साथ क्या आना पड़ता है? कांटेक्ट में आना पड़ता है, उनके साथ इंट्रैक्शन में आना पड़ता है। Now, resultant or net force. Push a heavy object to move it. You might be able to move it with some difficulty. Now ask one of your friends to help by pushing with you in the same direction. Can you together push it more easily? Why? Now push the object again, but ask your friend to push it from opposite side. Does the object moves now? Why? अब देखो इस फिगर में आपको दिखाया हुआ है कि ये अलमीरा थी। जब ये अकेला बॉय एक बॉय को पुश कर रहा था तो उससे वो पुश नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो अलमीरा काफी हैवी थी। अब उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उसको कहा कि मेरी पुश करने में इसको हेल्प करो, तो उन दोनों ने उसको मूव कर दिया जिस भी प्लेस में उनको मूव करना था। अब उन्होंने दोनों ने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है? सेम डायरेक्शन में लगाया है। सेकंड फिगर में आपको दिखाया हुआ है कि अब उसका दोस्त जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ से फोर्स लगा रहा है, तो क्या अब वो उसको पुश कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अगर ये दोनों एक साइड होंगे, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो वो इजीली उसको पुश कर पाएंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे तो वो उसको पुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये येलो टी शर्ट वाला जो बॉय है ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है और ब्लू टी शर्ट वाला कम फोर्स लगा रहा है, तो जो अलमीरा है वो किस डायरेक्शन में मूव होगी? आपकी इधर मूव होगी जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो हमेशा किस तरफ आता है? जिस तरफ आपका जो फोर्स है वो ग्रेटर होता है। अगर येलो वाला आपका ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो जो आपका फोर्स है वो हमेशा आपके रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में अप्लाई होगा। This activity suggests that when force are applied on an object in the same direction, they add up. अगर आप सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो दोनों का फोर्स देखो, इसमें इजी हो गया उनके लिए अलमीरा को मूव करना, तो दोनों का फोर्स क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। लेकिन अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में उसको पुश करेंगे तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उसका डिफरेंस आ जाता है। The net force or the resultant force of the two forces acting on an object in the same direction is a single force whose magnitude is a sum. मान लो दो फोर्स थे आपके पास, एक फोर्स ए था जो पर्सन ए ने लगाया और दूसरा फोर्स बी था। अगर ये सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो दोनों एक तरफ से लगा रहे हैं, तो इन दोनों की स्ट्रेंथ या इनका दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है। When force are applied on an object in opposite direction, they opposes each other. The net force on the object is the difference between the two forces. This net force will act in different direction of the larger force. If the two opposing forces are equal, then the net equal force is 0. अब एक बॉय इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और दूसरा इससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अगर मान लो ये इस एरो को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये दिखाती हूँ कि इसका फोर्स ज्यादा है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा? इनका डिफरेंस A माइनस बी। अगर A ने ज्यादा फोर्स लगाया तो B की तरफ मूव हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, इसने भी मान लो इतना ही फोर्स लगाया और इसने भी इतना ही फोर्स लगाया, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। वो अलमीरा जो है वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि दोनों अपनी तरफ से इक्वल स्ट्रेंथ, इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाता है और डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक टग ऑफ वॉर का एग्जांपल दिया है। इन अ टग ऑफ वॉर मैच द रोप विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अ टीम दैट अप्लाइज मोर फोर्स। इफ द टू टीम अप्लाई द सेम फोर्स
Same force, the rope will not move at all. A force can be described by stating its magnitude and the direction in which it acts. अब इसमें टग ऑफ वॉर में दिखाया है दो टीम्स है, तो दोनों टीम अगर सेम फोर्स लगाएगी तो वो रॉप क्या है, वो मूव नहीं करेगी, किसी भी साइड मूव नहीं करेगी. लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन रेड कलर की जो टीम है इसने ज्यादा फोर्स लगाया, तो जो रॉप है वो इनकी तरफ मूव कर जाएगी. तो जो आपका फोर्स है वो डायरेक्शन में, कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, अगर ये पीछे की तरफ इसे खींच रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में ही मूव होगी. और मैग्नीट्यूड मतलब किस स्ट्रेंथ से आप फोर्स लगा रहे हो. मैग्नीट्यूड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी चीज का वेट करते हो, एक है 5 kg और दूसरा है 3 kg, तो यहाँ पे वेट किसका ज्यादा है, 5 kg का. तो ये 5 और 3 यहाँ पे क्या होते हैं, आपके मैग्नीट्यूड होता है. ये जो आपकी क्वांटिटी बताता है ना, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड. ऐसे ही फोर्स को जब हम मेजर करते हैं, फोर्स की यूनिट, जैसे वे करने की आपकी यूनिट क्या होती है, केजी होती है ना, किलोग्राम या ग्राम में करते हो, ऐसे ही फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, और इसकी स्पेलिंग होती है NEWTON, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेड टीम ने 5 न्यूटन फोर्स लगाया और ये जो दूसरी टीम है इसने 3 न्यूटन फोर्स लगाया, तो किसका फोर्स ज्यादा है, 5 न्यूटन. तो यहाँ पे 5 और 3 क्या है, मैग्नीट्यूड. तो आपको, और डायरेक्शन की वो लेफ्ट में लगा रहे हैं, राइट में लगा रहे हैं, वो उनकी क्या होती है, डायरेक्शन. तो ये था मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस के बारे में. नाउ when two forces act on an object in the same or opposite direction, the effect on the object is due to the net force acting on it. In this case, it is the sum or difference of the two forces. What about a situation when two or more forces act on a body in different directions? अब ये था कि जो हमारा जो अगर दो पर्सन फोर्स लगा दे हैं तो वो क्या होता है, या तो उनका सम होता है या उनका डिफरेंस होता है. उसको हम क्या बोल देते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं उनका सम या डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं नेट या resultant force. Now activity 3. Observe a group of ants trying to pull a dead insect to their ant hill. If the ant were to pull in the same direction, the force would add up and their job would be easy. However, the ants do not know this. अगर कोई भी एंट एक इंसेक्ट, डेड इंसेक्ट को अपने एंट हील की तरफ ले जाना चाहती है, उसको पुश पुल करना चाहती है, अगर वो सारी एंड्स मिलके उसको सेम डायरेक्शन में पुल करे तो उनके लिए इजी होगा कि वो उस डेड बॉडी जो है उस इंसेक्ट की, वो उसको इजीली मूव कर देगी. लेकिन एंड्स को इस बारे में नहीं पता कि अगर वो सेम डायरेक्शन में लगाएगी तो उनका फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. सारी एंड्स क्या करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में उस इंसेक्ट को क्या करती है, पुल करती है, और जिस तरह स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है उस डायरेक्शन में वो मूव होने लग जाता है. लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन रॉन्ग है, उस डायरेक्शन में उनको नहीं ले जाना, तो वो क्या करती रहती है, अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है अंटिल जब तक वो जो भी इंसेक्ट है, डेड बॉडी, उनकी एंट हिल तक रीच ना हो. तो ये था कि नेट फोर्स जो हमारा होता है वो या तो अगर सेम डायरेक्शन होगी उनका सम होता है, डिफरेंट डायरेक्शन होगी तो उनका डिफरेंस होता है. We conclude that when two or more forces act on an object in different direction, the effect of the object is due to the magnitude and direction of the net force acting on it. अब आपने पढ़ा कि अगर वो अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उनकी मैग्नीट्यूड पे, कि कौन ज्यादा ताकत से, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लगा रहा है, उसी की तरफ मूव करेगा ना जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगाएगा. तो यहाँ पे वो क्या होती है, उसकी मैग्नीट्यूड, जिसकी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी फोर्स की, तो उस पर डिपेंड करेगा आपका फोर्स कि उसका रिजल्टेंट किस तरफ होगा. और दूसरा डायरेक्शन की तरफ, कि वो किस डायरेक्शन में उसको मूव करना चाहता है. तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है. फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, सेकेंड इज द डायरेक्शन, कि मैग्नीट्यूड किसकी ज्यादा है और किस डायरेक्शन में वो उसको मूव करना चाहता है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के इफेक्ट्स क्या होती है, व्हाट कैन फोर्स डू, फोर्स के क्या असर होते हैं या उससे क्या होता है. फर्स्ट, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव or can change its position of rest. When you kick a stationary football, you make it move. When you pick up a glass of water, you change its position of rest. फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट पे, कोई चीज रुकी हुई है, कि आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, आप उसको मोशन में ला सकते हो, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कोई फुटबॉल थी, वो रेस्ट पोजीशन पे थी, मतलब स्टेशनरी पोजीशन पे थी. अगर मैं उसको किक करती हूँ तो वो अब किस में हो गई, उसकी पोजीशन
चेंज हो गई, अब उसके अंदर क्या आ गया, मोशन आ गया, वो मूव करने लगी। Force can change the speed of an object, moving object. A goalkeeper applies force to stop a football and reduces its speed to zero. If he not able to stop the ball, अब इसने क्या बोला है कि जो फोर्स है वो स्पीड को भी चेंज कर सकता है। अगर कोई फुटबॉलर है या कोई भी गोलकीपर है, अगर उसकी तरफ कोई फुटबॉल आ रही है, एक स्पीड में आ रही है, लेकिन वो अपने हैंड से उसको पुश करेगा और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, और थोड़े टाइम बाद वो फुटबॉल क्या है, रुक जाएगी, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। तो उसने उसकी स्पीड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर कोई उसका दूसरा एग्जांपल है, अगर कोई फुटबॉल मूव कर रही है, अगर मैं उसको जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में किक करूं, सेम डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो हम फोर्स की हेल्प से किसी की भी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, उसको स्लो भी कर सकते हैं या उसको फास्ट भी कर सकते हैं। अ गोल कीपर स्लोज डाउन और स्टॉप्स अ फुटबॉल. So, a goalkeeper slows down a football by applying a force in the opposite direction to which the football is moving. On the other hand, to make a football move fast, the player applies a force in the same direction in which the ball is moving. अगर जो गोलकीपर है वो क्या करता है, सामने से बॉल आ रही है और उसको दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होकर उसको स्टॉप करता है, तो वो जो बॉल है उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उसमें स्पीड को ऐड करना है, उसकी स्पीड को फास्ट करना है, तो आप जिस डायरेक्शन में आपकी फुटबॉल मूव कर रही है, मैं उसी डायरेक्शन में उसको किक करूंगी, तो आपकी जो फुटबॉल है वो क्या हो जाती है, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से आप क्या कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। When a batsman hit a ball with his bat, he applies force to change the direction of a motion of a football. If you allow a moving ball to hit the palm of your hand, a force is exerted on the ball which changes direction of motion. अब यहाँ पे एक बैट्समैन का एग्जांपल दिया है। बैट्समैन अपने बैट की हेल्प से जिस डायरेक्शन में भी, चाहे उस डायरेक्शन में, उस बॉल की डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही है, लेकिन जब बैट्समैन उसको हिट करेगा तो वो उसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज कर सकता है। वो लेफ्ट में, राइट में, सामने, जिधर भी उसको हिट करेगा उसी डायरेक्शन में वो बॉल जाएगी। तो इस तरीके से वो उसकी बॉल की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ऐसे ही अगर कोई उस बॉल को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ हिज पाम, हैंड की पाल्म की हेल्प से वो उसकी डायरेक्शन को क्या कर लिया, उसने स्टॉप कर लिया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। The state of motion of a body is described by its speed and its direction of motion. The state of motion of an object at rest is the state of zero speed. A change in the speed of an object or its direction of motion or both is referred to as change in state of motion of the object. अब हम उसकी स्पीड से और उसकी डायरेक्शन से उसकी मोशन की स्टेट को, मतलब अगर वो रुकी हुई है तो उसको मूवमेंट में ला सकते हैं, अगर वो मूवमेंट में तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो हाँ, और जिस भी डायरेक्शन में चाहे तो हम उसकी स्पीड से और उसकी डायरेक्शन के उसके स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Thus, the above three effects of the force can be stated as force bring about a change in the state of a motion of a object. अब हमने जो पढ़ा कि उसकी पोजीशन चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। बेसिकली ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, उसके प्लेस को मूव कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को मूव कर रहे हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं या उसकी डायरेक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो ये तीनों मिलके हम इनको क्या कह सकते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हैं। Force brings about a change in the state of motion. However, a force may not always bring about a change in the state of motion of an object. For example, if you push a wall, there is no change in the state of motion of the wall. अगर आप ऑलवेज फोर्स किसी की भी स्पीड या उसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकता। अगर आप किसी वॉल को पुश करना चाहो तो क्या वॉल की जो स्टेट है या उसको आप मोशन में ला सकते हो, क्या उसकी आप शेप या उसकी स्टेट, उसकी स्पीड चेंज कर सकते हो, वॉल की, दीवार की नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि आपका जो फोर्स है, वॉल है जो वो फिक्स्ड है, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत कम है, तो वो फिक्स्ड है, आप उसको अपने फोर्स से उसको मूव नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर कोई अलमीरा है, अगर वो बहुत ज्यादा वेट है उसमें और आप उससे कम स्ट्रेंथ लगा रहे हो, तो क्या आप उसको मूव कर सकते हो, नहीं कर सकते, अनटिल एंड अनलेस आपकी स्ट्रेंथ, आपका फोर्स उससे ज्यादा ना हो।
Fourth, a force can change the shape or size of object. If you squeeze a sponge मतलब आप किसी फॉर्म को स्क्वीज करने की कोशिश करो तो आप उसका क्या चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो. इफ यू पुल अ रबर बैंड इट बिकम्स लॉन्गर. जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया, अगर आप रबर बैंड को खींचने की कोशिश करते हो तो क्या हो जाता है, लॉन्गर हो जाता है. तो उस केस में आपने क्या किया है, उस रबर बैंड की शेप को चेंज किया है. You can use the force of your hand to change the shape of a plasticine or an inflated balloon. Plasticines मतलब जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं ना, फॉर एग्जांपल क्ले है, क्ले आप यूज करते हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हो. तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, तो जो क्ले आप यूज करते हो उससे आप क्या कर सकते हो, अपने हैंड के फोर्स से उसकी शेप चेंज कर सकते हो. इन्फ्लेटेड बलून को भी आप प्रेस करके उसकी शेप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. इन द किचन फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द शेप ऑफ अ डो टू मेक थिन सर्कुलर चपाती. जो आप किचन में क्या करते हो, डो जो होता है, आटे का जो डो होता है उससे हम क्या करते हैं, चपाती बनाते हैं. तो उसकी शेप हमने क्या कर ली है, चेंज कर ली है. You can pull a spring to increase its length or to push it to reduce its strength. आप स्प्रिंग की हेल्प से, जो स्प्रिंग होती है, अगर आप उसको खींचने की कोशिश करोगे तो उसकी जो शेप है वो आप इंक्रीज कर सकते हो, अगर आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ push. However, a force is acting on an object does not always bring about a change in its shape or size. For example, if you squeeze an iron bowl, its shape or size does not change. तो आप उन्हीं चीजों को स्क्वीज कर सकते हो, उन्हीं की शेप और साइज चेंज कर सकते हो जो सॉफ्ट होगी. अगर आप आयरन बॉल को स्क्वीज करने की कोशिश करो तो क्या आयरन बॉल का आप शेप चेंज कर सकते हो, नहीं, आयरन की आप नहीं कर सकते क्योंकि वो काफी हार्ड होता है. नाउ डिस्क्राइबिंग अ फोर्स. A force can be described by its stating its magnitude and its direction in which it acts. A force is represented by an arrow. The length of the arrow represents its magnitude, and the direction in which of the arrow shows the direction in which shows the direction of the force. F1 and F2 represents the two force with F2 is greater than F1, both acting the same direction. अब इन्होंने कहा है दो फोर्स है, F2 और F1. F2 बड़ा है तो F2 की हमने जो एरो की लेंथ है वो इंक्रीज कर दी. इसका मतलब क्या पता चल रहा है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है. और F1 की एरो की लेंथ कम है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है. और इन दोनों की डायरेक्शन से क्या पता लग रहा है कि इनकी सेम डायरेक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं F1 की डायरेक्शन इधर कर देती और ये मैंने दूसरा फोर्स लिया है, ये F2 है, ये F1 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो F1 की लेंथ मैंने लॉन्गर है तो यहाँ पे F1 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और F2 की जो लेंथ है वो स्मॉलर है, तो F2 यहाँ पे अब कैसा है, इसकी डायरेक्ट जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल है. अब यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. और जो ऊपर वाली फिगर है इसमें इन डायग्राम है ऊपर, इन दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी. तो हम एक फोर्स को एरो की हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम उसका मैग्नीट्यूड शो कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन शो करते हैं. तो ये था आज फोर्सेस के बारे में जो आपने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है. पुश और पुल एक फोर्स होते हैं, पुश और जो एक्शन है हमारा पुश और पुल, उसको हम फोर्स बोलते हैं. फोर्स की हेल्प से आप स्पीड, शेप, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हो, उसकी शेप चेंज कर सकते हो. और हम जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाता है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो उनका डिफरेंस हो जाता है, माइनस हो जाता है. और हमेशा रिजल्टेंट फोर्स मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा थी उस डायरेक्शन में फोर्स, आपका जो नेट फोर्स है वो अप्लाई होगा. तो हम एक फोर्स को उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन से शो डिस्क्राइब करते हैं. सो आज की क्लास में इतना ही था. कल हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, द टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे.